Hi everyone, today I'm discuss about the Gauss's theorem and their application in this video. So first for all of this I'm discuss about the Gauss's theorem. Okay, so let's start. देखेंगे कि Gauss's theorem क्या है. तो सबसे पहले मिस्टर गॉसेस ये बता रहे हैं कि किसी भी इम्पैक्ट बॉडी से जिसपे हम चार्ज दे रहे हैं तो टोटल कितने अमाउंट में से फ्लक्स रिलीज हो रहा है. ओके, कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने एक अपना थ्योरम दिया है. जैसे कि इससे पहले आप लोग अभी जो फ्लक्स का जो आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, तो उसमें आपको बताए थे कि फ्लक्स का फॉर्मूला phi E इक्वल टू वेक्टर E डॉट डी ए था. इज दैट क्लियर? ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले टोटल इंटेंसिटी की वैल्यू, यानी जब चार्ज देंगे तो उससे इंटेंसिटी कितनी डेवलप होगी वो हम निकालेंगे. फिर एरिया वेक्टर निकालेंगे, देन उसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे. इतना सब करने के बावजूद तब हमें क्या फाइंड आउट होगा, उसका फ्लक्स, उस हेल्ड एरिया से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और टोटल ये हमें फाइंड आउट होगा. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. इन प्रॉब्लम को उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक लॉ क्रिएट किया है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज प्रोड्यूस करा रहे हैं तो चार्ज देने के बाद उससे टोटल कितना फ्लक्स रेडिएट होगा. तो वो कह रहे हैं कि द टोटल फ्लक्स थ्रू अ एरिया क्लोज सरफेस एरिया इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ नेट चार्ज इंक्लोज्ड एरिया बाय द क्लोज सरफेस. ओके, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी क्लोज सरफेस पे हम जब चार्ज दे रहे हैं तो उससे निकलने वाला या उससे प्रोड्यूस होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस ऑब्जेक्ट पर दिए गए चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है. तो आपको यानी हम कह सकते हैं यहां से कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, जितना चार्ज देंगे उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर देंगे तो टोटल उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी फाइंड आउट होती है वो आपको फाइंड हो जाएगी. क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स कितना सिंपल वे में इसको समझाया जा चुका है. ठीक है, अगर ऐसे अगर निकालना चाहेंगे तो आपको पहले ही बताया कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा. चार्ज देंगे तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसको निकालना पड़ेगा, एरिया वेक्टर निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे. इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो उससे ये इजी फॉर्म में हम निकाल सकते हैं कि जितना चार्ज देंगे उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स कर देंगे तो तुरंत उससे कितना फ्लक्स रिलीज हो रहा है वो चीजें आपको फाइंड आउट हो सकती है. ठीक है, जरा आप इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकली. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई एस. ठीक है, फाई एस, इसको फाई ए कर लीजिए. यहाँ पे एरिया मैंने ए माना है. फाई ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए. ठीक है, ये तो पहले ही पढ़ के आए हैं ना कि टोटल अगर किसी से फ्लक्स कितना वो होगा तो इन दोनों का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है. अगर टोटल उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल देंगे तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमें फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द गिवन चार्जेस यानी क्यू. ठीक है, इतना हो गया. क्लियर? अब जरा इसे अगर प्रूफ करना चाहे तो उसको कैसा प्रूफ कर सकते हैं? लेट बी, एक यहाँ पे एक स्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस क्या है कि आर हमने लेट किया है, और इस पर एक स्मॉल पार्ट जिसकी एरिया डीए है. अब इससे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम छोटे से छोटे एरिया से निकलने वाला फ्लक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अगर टोटल अगर इस पूरे सरफेस से अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो छोटे से एरिया का निकाल के हम लोग या डिफरेंशियल पार्ट्स का अगर हम वैल्यू निकाल के हम उसका इंटीग्रल कर देंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो चीजें हमें फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? सो लेट स्टार्ट. यहाँ पे मैंने लेट वो किया कि सपोज द सरफेस ए इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड ऑन क्यू. इस पे हम क्यू चार्ज दिए हैं. ठीक है, देन सरफेस ए इज अ गॉसियन सरफेस. और लेट करते हैं कि ये जो हम पकड़े हैं एरिया, ठीक है, वो एक तरह का गॉसियन सरफेस है.
गॉसियन यानी ये एक तरह से ये हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, रियलिटी में इस तरफ कोई सरफेस नहीं होता, उसको हम सिर्फ इमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे कंडक्टिव ऑब्जेक्ट, जैसे एक कंडक्टर ही है, तो कंडक्टर में अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाए तो इसका इफेक्ट उसके चारों ओर, कंडक्टर के चारों ओर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस जो बनेगा वो टोटल कैसे बनेगा, इस कंडक्टर यानी सिलेंड्रिकल ही बनेगा इस तरह का चारों ओर। इतने में उसका इफेक्ट जैसे लगेगा कि पूरा का पूरा जो कंडक्टर होता है, और सॉरी जो ये पूरा का पूरा एरिया है, सेम टू लाइक द बिहेव ऑफ दिस कंडक्टर, उसी तरह व्यवहार करेगा। दैट क्लियर? तो ये जो इमेजिनरी सरफेस जो इस कंडक्टर के चारों ओर क्रिएट हो रहा है, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट जिसपे हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो उसका सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस बनता है, उससे आउटर आउटर, और उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम जैसे कि माने कि एक चार्ज दिए और इसका एक इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक गॉसियन सरफेस पकड़ ली है, और इस सरफेस पे एक छोटा सा एक एरिया पकड़े हैं जिसकी वैल्यू डीए है। देख सकते हैं यहाँ पे डीए है, और इससे हम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन ए इज, इलेक्ट्रिक इस पूरे एरिया के किसी भी हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r²। ये तो पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ के आए हैं, प्रीवियस पॉइंट में आपको बता दिया है मैंने। ये इक्वेशंस को फर्स्ट रिलेट कर लेते हैं। ठीक, पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपको अगर निकालना होगा फ्लक्स, तो ये आप फार्मूला देख रहे हो ना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालनी है। अब हम निकालेंगे कि इसके बीच, चूंकि आप जानते हैं वेक्टर ई डॉट डीए को हम लोग लिखने वाले हैं, ई डीए कॉस थीटा लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक थीटा को क्लियर कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं टोटल फ्लक्स इससे कितना रिलीज हो रहा है। ओके, तो फ्लक्स थ्रू एरिया डीए इज डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीए। ठीक है, जब स्मॉल एरिया पकड़ेंगे तो उससे रिलीज होने वाला जो फ्लक्स भी होगा वो थोड़ा ही सही होगा, इसलिए उसके सामने भी हम डी का इस्तेमाल यानी डिफरेंशियल पार्ट ही लिए हैं, यानी डी फाई ई हो गया। ठीक है, तो डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, इट मींस ई डीए, और इसको स्केलर प्रोडक्ट है, उसको स्केलर प्रोडक्ट को हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ई डीए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जरा यहाँ पे समझ लेते हैं इस बार एक बार फिर से। यहाँ पे देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करती है, उसमें प्रॉपर्टी में आप लोग को बता दिया गया था, ये उस डायरेक्शन में काम कर रही है। और आपको जैसे भी पहले भी पता हो चुका है कि जो एरिया वेक्टर काम करता है उसकी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर एट दैट सरफेस। ठीक है, होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसकी भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। इट मींस उसके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया ई डी एस। क्लियर? तो इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट बी सेकंड इक्वेशन डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ओके, अब यहां से लेट करते हैं टोटल ऑफ फ्लक्स निकालेंगे। एक छोटे से पार्ट्स के अकॉर्डिंग निकाली है, तो टोटल ऑफ फ्लक्स लीकेज फ्रॉम द टोटल सरफेस अगर निकालें कि कितना होगा, तो यहां से लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स सरफेस लीकेज ए इज, देखिए कितना हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब छोटे से हिस्से का अगर डिफरेंशियल पार्ट की अगर वैल्यू में फाइंड हो जाती है, तो टोटल उससे अगर निकालना हो कि कितना फ्लक्स रिलीज होगा उस ऑब्जेक्ट से, तो हम उसका क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए आप। तो इंटीग्रल इधर का भी, दोनों साइड का कोई भी प्रोसेस हम दोनों साइड करते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल इधर भी लिख लीजिएगा, सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए ई डी एस। ठीक है, डीए कर लीजिए, एरिया डीए पकड़े हैं, सरफेस इंटीग्रल ई ए ई डी इज इक्वल टू ई को, ये ई तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये किसी भी पॉइंट पर पकड़ेगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी हर पॉइंट पे। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है, तो उसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, डीए हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्टिवली हमको इसका टोटल हमको सरफेस इंटीग्रल करना है। ओके, तो अब यहां से ई की वैल्यू वहां से पुट अप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r², और इसकी वैल्यू इनटू
अब जरा ये देखिए, हम डी अगर इसको ऐड करते जाएंगे तो मैक्सिमम कितनी एरिया पकड़ सकते हैं, तो सरफेस ऑफ द स्फीयर, पूरे स्फीयर के सरफेस के बराबर ही तो एरिया मैक्सिमम पकड़ी जा सकती है, इससे बाहर तो पकड़ी नहीं जा सकती। तो हम टोटल यहाँ पे जब इंटीग्रल रखेंगे, इंटीग्रल का सेंस ये होता है स्टूडेंट, तो इंटीग्रल का सेंस होता है कि वो छोटी सी एरिया को बार बार जोड़ना लिमिट के अकॉर्डिंग, या तो आप जोड़ दीजिए या तो फिर उसका इंटीग्रल कर दीजिए। तो इंटीग्रल करेंगे तो आपके जोड़ के अगर मैक्सिमम वैल्यू कितनी एरिया फाइंड की जा सकती है, एरिया ऑफ द सरफेस स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू क्या होती है 4πr²। अगर उसकी रेडियन हमें फाइंड हो तो रेडियन अगर r है तो इसके एरिया हो जाएगा 4πr²। अब जरा 4π से 4π कैंसल आउट करते हैं, r² से r² कैंसल आउट होगा, तो फाइंड आउट हुआ फाइनली फाई ई इज इक्वल टू, इसका जरा देखिए ये डिफरेंशियल पार्ट है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो डिफरेंशियल पार्ट हट जाएगा, डी हट जाएगा, बना देगा फाई ई, और इधर बनेगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द प्रूफ। ओके, अब यहां से आप देख सकते हैं कि मिस्टर गॉसेस क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको देख रहे हो ना कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बार बार आपको अगर ये थ्योरम अगर नहीं पता होगा तो आपको इतने प्रोसेस करने पड़ेंगे, आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, आपको एंगल ढूंढना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके बाद इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल करने के बाद आपको इतना सब फाइंड आउट होने वाला है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये काम करो कि जितना चार्ज हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे दे रहे हैं उस चार्ज का डायरेक्ट 1/ε0 टाइम्स कर दीजिए, टोटल उससे लीकेज फ्लक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग गॉसेस के जो थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग को पढ़ाने वाले हैं फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर, यानी कोई भी एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर है तो इसके किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट्स पे टोटल कितनी इंटेंसिटी काम करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा, उस चीज को इसमें हम लोग को फाइंड करना है। ओके, जैसे कि अभी हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लॉन्ग चार्ज पॉजिटिव वायर हम ले लिए हैं, तो अभी आपको इससे पहले हम बताए हैं कि कोई भी जो चार्ज वायर लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, क्लियर, वो सिर्फ इसी वायर पे ही नहीं रहेगा बल्कि इसका इफेक्ट इसके चारों ओर इर्द गिर्द में भी कुछ रहता है, और इसका जो सरफेस बनेगा वो बिल्कुल इस वायर की एरिया के अकॉर्डिंग, इसका मतलब कि इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इमेजिनरी सरफेस जो क्रिएट होगा वो भी सिलेंड्रिकल होगा। और जहां की आप देख सकते हैं कि एक मैंने गॉसियन इमेजिनरी सरफेस माना है इसके चारों, ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वायर के रिस्पेक्टिवली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक इफेक्टिव है, ठीक है ना। अब हम ये चूंकि आप लोग इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है तो हम इस पे एक फिनिट लेंथ मानने वाले हैं, ठीक है, एक फिनिट लेंथ, यानी हम इस पे मान लेते हैं कि इस लेट बी की एक फिनिट लेंथ इसकी एल है, और इस एल के अकॉर्डिंग एट दैट पॉइंट इस पर एक फिनिट लेंथ स्मॉल एल माने हैं इसकी पूरी फिनिट लेंथ, और इस फिनिट लेंथ पे डिफरेंट पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी टोटल हम फाइंड कर लेते हैं कि इस पूरे हिस्से के अकॉर्डिंग इस पूरे गॉसियन जो सरफेस बना है इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लीकेज होने वाला है या कितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पे काम करेगी किसी भी पॉइंट पे, वो चीज हमें फाइंड करनी है। इधर क्लियर? अब जरा देखेंगे इसमें दो तरीके का सरफेस मिलेगा। यहाँ पे जब ऐसे देख रहे हैं ना तो दो तरीके का सरफेस मिलेगा, और एक होगा जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह कट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया, और ये होता है का सरफेस एरिया। तो दो तरीके का इसमें एरिया काम करा है, तो क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड काम करिए, तो इस पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर कैसे काम करता है, और इसके सरफेस एरिया पे हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा चार्ज वायर के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड इधर होगी, ठीक है, जबकि
अगर इस पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर की बात की जाए तो इस सरफेस अगर ऐसा होगा तो उस पे एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर मानते हैं, तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन गया। क्लियर? लाइक हियर, लाइक दैट। अगर यहाँ पे अगर देखें डाउनवर्ड कंडीशंस पे एरिया पे पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी अभी भी उसी डायरेक्शन में रहेगी, बट जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो फिर डाउनवर्ड काम करेगा। और इस सिचुएशन में भी अगर आप देखना चाहें तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब जरा इस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इस हिस्से पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम अमाउंट में होगी, सेम डायरेक्शन में, अमाउंट नहीं सॉरी, सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी दोनों का जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी सेम होगी। इसके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो इस हिस्से पे अगर हम फ्लक्स को अगर फाइंड करना चाहें तो फ्लक्स इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं कि ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा यानी कॉस की वैल्यू यहाँ पे, थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख के यहाँ पे 0, ये पूरे कास की वैल्यू, कास 90 की वैल्यू 0 होगी और ये पूरा फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, नीचे भी 0 हो जाती है। टोटल जो अगर इस लॉन्ग वायर के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ओनली फॉर, ठीक है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग होगा। जो ये वाला सरफेस एरिया पकड़ रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी टोटल काम करेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओनली द कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स। अगर हम माने तो टोटल फ्लक्स फाई ई हमने लेट किया है, फाई ई इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मेट, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में है। तो अब यहां से जरा देखेंगे इसको अब कैसे कैसे लिखेंगे। तो ये टोटल का ये बता रहा है कि टोटल इससे इतना फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो फ्लक्स के लिए अब यहां से जरा देखेंगे इसको अलग अलग कौन कौन सी एरिया ये मिल के बना रही है। तो एक एरिया यहाँ पे, एक एरिया यहाँ पे और एक एरिया, यानी A1, A2 और A3 मैंने लेट किया है कि यहाँ पे एरिया, इस एरिया को हमने A1 लेट किया है और ऊपर और नीचे को A2 और A3 रिस्पेक्टिवली हमने लेट कर रखा है। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी A1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू A1, इसी प्रकार से इसको A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं वेक्टर ई डॉट, देखिए इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे ई डी A1। ठीक है, अब कॉस इसके बीच का एंगल अभी मैंने बताया कि इस पॉइंट पे कितना काम कर रहा है, 0 डिग्री काम कर रहा है, और इस पर कितना है, 90 काम कर रहा है ऊपर और नीचे। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 होगी। टोटल फ्लक्स आपका कितना हो गया, फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल्स, यहां से देखिए सरफेस इंटीग्रल ई डी A1 विथ रिस्पेक्ट टू A1। ठीक है, अब यहां से ई को बाहर हम लोग करेंगे क्योंकि किसी भी पॉइंट्स पे अगर लेंगे, इस हिस्से पे किसी भी पॉइंट्स पे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंजेस नहीं होती है। इसको बाहर कर लेंगे और इसका अगर टोटल हम निकालेंगे कि टोटल इसका सरफेस एरिया, ये वाला एरिया कितना हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि आप मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि इसका एरिया कितना होता है, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, और उसका सिलेंडर का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे एच की वैल्यू मैंने क्या लिख किया, लेंथ ले लिया है, वो एल रखे हैं तो 2 पाई आर एल हो गया। तो ये फर्स्ट एक इक्वेशन इसको लेट करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, दैट इज फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे गॉसेस के थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो गॉसेस के थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम वी राइट दैट फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू हमें क्योंकि पता नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसमें इतना चार्ज का अमाउंट काम करेगा। क्लियर? तो हमारे पास एक उपाय है, एक ये सोच सकते हैं कि लेट वी कि अगर इस जो भी कंडक्टर होगा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका हमने लेट किया कि वो लैम्डा है। तो यहां से चार्ज की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सो इम्प्लाइड दैट क्यू इज इक्वल टू यहां से निकाल सकते हैं, तो फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा एल ये हो गया। इज दैट क्लियर? यहां से क्यू की वैल्यू को वन सेकेंड इसमें पुटअप कीजिए इस वैल्यू में, तो फाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि ये भी फाई है और ये भी फाई है,
उसके लेफ्ट साइड दोनों के मतलब इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल हो सकते हैं, तो इसको हम कंपेयरिंग करके यहाँ से निकाल सकते हैं, कंपेयरिंग टू द बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग राइट वाले को लिखते हैं और इसके राइट वाले को लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एल से एल कैंसल आउट होगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट बचा। अब एक काम कीजिए आप कि यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो हम ये हो जाएगा, ये जब 4 होगा तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट इसके साथ कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू जानते हैं 9.0 into 10 to the power minus 9 होते हैं। ठीक है, 10। तो अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सेट करने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट किसके साथ लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर इधर आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट अप कर सकते हैं। अब यहाँ से इसकी वैल्यू लिखेंगे कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इन विच सिचुएशन, इन विच कंडीशन, जब आपको लैम्डा की वैल्यू उसकी फाइंड हो। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड हो तो इतना उसकी वैल्यू फाइंड हो। ओके, अब आप लोग को बताएंगे इसका सेकंड एप्लीकेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी, अब उसमें वायर लिए थे, अब इसमें प्लेन शीट लेंगे और इस ये जो सरफेस होगा वो पूरी तरीके से उस पर चार्ज देंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट प्लेन शीट के अकॉर्डिंग उसके इधर या इस हिस्से पर टोटल इंटेंसिटी टोटल कितनी काम करेगी, तो वो चीज हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको पहले देख लेते हैं। लेट बी की ये टोटल जो सरफेस है इसका एरिया हम लोग माने कि ये ए है और इस पे एक स्मॉल पार्ट जिसे हम डीए कहेंगे, इस तरह उसमें हम स्मॉल पार्ट ले देना है, एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे डीए और इस पॉइंट से जो गॉसियन सरफेस बनने वाला है अगर ये लेंगे तो ये एक तरह का कर्वनुमा बनेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एज अ लाइन ऑफ कोर्स आर पैरेलल टू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस के अकॉर्डिंग बनेगा इस तरह आउटसाइड में। ठीक है, इससे हम आर मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर जरा देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा आपको बताया कि जो जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस सरफेस पे या कंडक्टर है कोई भी ऑब्जेक्ट, उस पे जब चार्ज देंगे तो उस सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर इंटेंसिटी काम करते हैं, तो इंटेंसिटी इधर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन होगी और इस एरिया पे अगर हमको एरिया वेक्टर देखना है तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन उसी के परपेंडिकुलर होगी और हम कह सकते हैं ऐसे कि एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन होने की वजह से एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री होगा। क्लियर, ये तो इधर की बात रही। अब जब चार्ज देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि सरफेस है। ठीक है, जब चार्ज देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस की इस सरफेस के राइट साइड ही है, लेफ्ट साइड भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो चार्ज इधर भी आ गए होंगे, तो इसी जितने एरिया पे हम पकड़े हैं इधर उतना अगर लेट करें उधर तो उस डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी उसी तरह काम करेगी, चार्ज उतना ही अमाउंट में आएगा। सो दैट हम इसमें कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो आउटसाइड उधर भी काम करेगी एट दैट पॉइंट P पे। यहाँ पे इधर हम P माने, इस पे P डैश माने, तो P डैश पे इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में काम कर रही है और उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी उसका काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर और उसके बीच का भी एंगल 0 डिग्री यानी सेम एंगल सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्लियर, अब क्या होगा कि जरा आप अब यहाँ पे जब चार्ज दे रहे हैं तो आपको पता है कि जो चार्ज होगा चार्ज के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स जो निकलता है वो आउट भी होगा इनर भी होगा। तो जो चार्ज होगा तो जो फ्लक्स होगा तो आपको पहले ही बता दिए कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की प्रॉपर्टी में मैं आपको बताया था कि जब जो फ्लक्स होता है वो किसी भी कंडक्टर के इनर साइड पे नहीं काम करता, बिकॉज की इंटेंसिटी की वैल्यू कंडक्टर के भीतर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और जब इंटेंसिटी 0 होगी तो उससे जो क्लोज्ड फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक सीट लें तो सीट के इस हिस्से में, जैसे इसकी मोटाई मान लेते हैं कि इस तरह के एक ये मोटाई है इसकी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज दिए, एक चार्ज यहाँ पे नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इधर का फ्लक्स और इधर का फ्लक्स काम ही नहीं करेगा, इंटेंसिटी 0 है अंदर,
तो फ्लक्स इधर काम नहीं करेगा, तो टोटल फ्लक्स इधर और इधर काम करेगा। क्लियर? ठीक है, तो टोटल हम यहाँ से हम इसका फ्लक्स काउंट कर सकते हैं। तो वो फ्लक्स कितना होगा कि यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज जीरो, यानी इसके अंदर जो होगा तो वो उसकी वैल्यू जीरो होगी। दस द फ्लक्स थ्रू द प्लेन इन फेस ऑफ द सिलेंडर इज, टोटल सिलेंडर के अकॉर्डिंग टोटल कितना फ्लक्स काम करेगा, तो ये हो जाएगा ईडीए इसका और ईडीए इसका। जरा देखिए ई वेक्टर ई डॉट डीए लिखेंगे और इसके बीच का एंगल आपको पहले बताएं जीरो होगा, तो ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी बचा क्या ईडीए। इस पार्ट पे ईडीए और इस पार्ट पे भी सेम ईडी होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पाई ई इक्वल टू 2EA। क्लियर? ये माने टोटल सरफेस, टोटल हम ले लिए, डीए नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ए टोटल हम ले लिए पूरे शीट के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा ईए और ईए, टोटल 2EA हो गया। दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब जरा अगर मानते हैं कि सीट का जिस तरह वहां पे अगर लॉन्ग वायर लिए थे तो वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी काम करती थी, यहाँ पे एक सीट लेंगे, एक प्लान लेंगे, तो इसकी जो डेंसिटी होगी यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने लेट कर रखा है, वो सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा। ठीक है, स्मॉल सिग्मा होगा तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इज दैट इज कॉल्ड द सरफेस, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू पर यूनिट एरिया पे कितने चार्ज आ रहे हैं, क्योंकि वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा ए। ओके, जो कि मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस टोटल कितना हो सकता है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। अब चूंकि अभी एप्लीकेशन चल रहा है ना गॉसेस का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम। टोटल फ्लक्स अगर उससे अगर देखना चाहें कि कितना पास आउट होता है, तो गॉसेस बोल रहे हैं कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ द गिवन चार्जेस q/ε0। सो क्यू की वैल्यू यहाँ से पुटअप करते हैं, स्मॉल सिग्मा ए अपॉन ये हो जाएगा ε0, दैट इज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब जरा देखें यहाँ पे भी एक फ्लक्स हम लोग निकाले हैं, फ्लक्स की वैल्यू फाई और यहाँ पे भी फ्लक्स की वैल्यू फाई है। दोनों जब राइट साइड अगर उसके लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल ही होने चाहिए, एब्सोल्युटली। ठीक है, सो इसकी हम लोग कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0। ए से ए कैंसल आउट हो गया, तो टोटल ई की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। ओके, थैंक यू। एनी आई होप दैट इसमें कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, राइट डाउन।